हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, 12th केमिस्ट्री का जो पेपर होता है इसमें सबसे ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताइए। मैंने आपको पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, आपको आंसर भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर ही लिखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विलयन चैप्टर, इसके बाद हम विद्युत रसायन, फिर रासायनिक बलगत की। ठीक है, ऐसे हम चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज है इसको पूरे चैप्टर के लिए चलाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोज ला सकूं। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब चूंकि देखिए जो 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 विलयन है इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्या है? न्यूमेरिकल्स। तो देखिए जो चैप्टर 2 है इससे न्यूमेरिकल्स ही मेनली आते हैं। तो इस वीडियो में जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि विलयन चैप्टर और जो आपका चैप्टर 4 है रासायनिक बलगत की, इन दोनों चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो चूंकि इससे न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के रूप में देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 72 ग्राम जल दिया गया है एंड 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है। अब दोनों के मिश्रण में आपको इसके मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जल का निकालना है तो ऊपर लिखेंगे इसका फार्मूला जल का मोल प्रभाज इक्वल टू जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। हमें दिया गया 72 ग्राम जल। ठीक है, तो हमें जल का भार दिया गया है। क्या दिया गया है? जल का भार। ठीक है, ये कितना दिया गया है? तो जल का भार जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 72 ग्राम। ठीक है, कितना? 72 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दूसरा हमें क्या दिया गया है? दूसरा हमें दिया गया है एथिल अल्कोहल का भार। देखिए C2H5OH का भार। अब सबसे पहले हम जल का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, जल का अणुभार। तो बताइए जल का अणुभार कितना होगा? ठीक है, तो जल का अणुभार कितना होगा? जल का फार्मूला होता है H2O। तो देखिए H2O आपका फार्मूला होता है। ठीक है, H का अणुभार होगा 1, तो 2H है तो 2 हो जाएगा और O का 16। ठीक है, तो जल का जो अणुभार होगा वो होगा 18 यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे क्योंकि हमें मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा तभी हम मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जल के मोलों की, ठीक है, मोलों की संख्या, क्योंकि जब तक मोलों की संख्या नहीं पता होगी हम मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। तो यहां पर लिखेंगे जल का भार, जल का भार अपान जल का अणुभार। ठीक है, जल का अणुभार, अणुभार। ठीक है, अब ऐसे हम निकाल लेंगे। देखिए भार कितना है? इसका भार है 72 ग्राम, तो 72 लिख देंगे अपान जो अणुभार है वो 18 है। तो 72 को आप 18 से कट कीजिए तो यहां पर आएगा 4। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? देखिए अगर आपको ये पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी हम 2 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या हमारी आ गई, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, वो हमारी आ गई कितना? 4। ठीक है, कितना आ गया? 4।
अब ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, एथिल अल्कोहल भी इसमें है। अब क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालना है, दोनों का, ठीक है। तो अब हम एथिल अल्कोहल का भार और एथिल अल्कोहल का अणुभार लिखेंगे और इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न में छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा लॉन्ग तो आपको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न आपको इसके मार्क फ्री में नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहां पर लिखेंगे C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का भार ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, देखिए 92 ग्राम। तो यहां पर लिख देंगे 92 ग्राम, ठीक है। हमने लिख दिया 92 ग्राम। अब देखिए इसका अणुभार निकाल लेते हैं, C2H5OH का अणुभार, ठीक है। तो अणुभार अब हम निकालेंगे। तो देखिए अणुभार कितना होगा, देखिए कार्बन का होता है 12, ठीक है। 12 का चूंकि 2 कार्बन है तो 12 का 2 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए 5 है, H का 1 होता है अणुभार तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो ये 19, ठीक है। जोड़िए 16 और 5 21 और 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 46 हमारा आ जाएगा। टोटल जो आएगा C2H5OH का अणुभार वो 46 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें भार भी पता चल गया, अणुभार भी पता है, अब इसके मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरे पेज में इसको निकाल लेंगे। तो चलिए नीचे निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके मोलों की संख्या। तो लिखेंगे हम लोग C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। पहले भार लिखेंगे C2H5OH का भार, ठीक है। अपान कर देंगे, अपान अणुभार लिख देंगे C2H5OH का अणुभार, ठीक है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसका भार कितना है 92 ग्राम, तो 92 लिख देंगे। अणुभार कितना है 46, ठीक है, यानी कि भार हमारा है 92, अणुभार आया है 46। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 46 2 जा 92, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आ गया C2H5OH के मोलों की संख्या। इसको भी लिख देंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारी इतनी आ गई। अब देखिए हमें दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई। जल का हमने निकाला वो 4 आया, ठीक है, और C2H5OH का हमने निकाला तो 2 आया। अब देखिए इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, एक एक का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज का जो फार्मूला होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर भी लिखना है, ऐसे लिखिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ठीक है। अपान लगाएंगे नीचे ऐसे, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों लिखना है। यानी कि सबसे पहले हमें जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या लिखना है। फिर विलयन में जितने अणु हैं, ठीक है, विलयन में जितने हैं, जैसे विलेय और विलायक दोनों है, जल और एथिल अल्कोहल दोनों है, तो नीचे दोनों का लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ठीक है। और प्लस हमारा एक और है जो है एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहीं पर हम रख देंगे जो हमारा आया था, जगह जल के मोलों की संख्या हमने पहले निकाल लिया था, इसीलिए मैंने पहले जल के मोलों की संख्या निकाल ली थी और एथिल अल्कोहल की, ताकि हमें मोल प्रभाज निकालने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जल के मोलों की संख्या हमारा आया था 4, ठीक है, तो 4 लिख देंगे। कितना आया था 4। नीचे कितना है देखिए, जल के मोलों की संख्या और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो यहां पर आपकी हो जाएगी 4 + 2। देखिए जल के मोलों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 4 और प्लस जो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आई है वो आई है 2, तो 4 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है, 4/6। अब इसको कट करेंगे, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.667। इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा जल का मोल प्रभाज आया वो आया 0.667, ठीक है। ये क्या आया हमारा जल का मोल प्रभाज, जल का मोल
प्रभाज। ठीक है, ये हमारा आ गया जल का मोल प्रभाज। अब देखिए जल का मोल प्रभाज आ गया, तो हम चाहें तो यहीं पर हम एथिल अल्कोहल के मोलों का मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए किसी विलयन में जो विलेय और विलायक होता है उसके मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए हम 1 में से 0.667 घटा दें तो हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए हम निकाल लेते हैं उसी तरह जैसे अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज C2H5OH का मोल प्रभाज। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? देखिए अब C2H5OH के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, अपान कर देंगे नीचे अपान। देखिए अब दोनों के मोलों की संख्या लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका हमें निकालना है उसको दोनों जगह लिखना है। ठीक है, के मोलों की संख्या अब प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक है, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसी पर रख देंगे, बस हमारा मोल प्रभाज निकल आएगा। देखिए C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी थी? हमारा 2 था। ठीक है, तो 2 लिख देंगे अपान नीचे क्या है 2 लिखेंगे C2H5OH का और 4 लिखेंगे जल का। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। 4 + 2 यानी कि 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.333 आएगा। ठीक है, लगभग इतना। तो हमारा जो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आया, यहां पर मैं लिख देता हूं C2H5OH का मोल प्रभाज। ठीक है, वो हमारा कितना आ गया? वो आ गया 0.333। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए चाहे तो आप जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जोड़ दीजिए दोनों को, 0.667 और 0.333 को, तो आपका लगभग 1 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों का मोल प्रभाज हमने निकाल लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भार दिया गया है उसका अनुभार लिखना है और उसके मोलों की संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, दोनों की। उसके बाद में दोनों का मोल प्रभाज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रेकर में कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका हो गया बस। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ये लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी हमारे लघुत्तरीय प्रश्न में आता है और थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि ये दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल है। देखिए यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको यूरिया का एक विलयन है जिसमें जो यूरिया का जो भार है वो लगभग 6% है। ठीक है, तो बाकी आपका जो 94% है वो क्या है? वो जल होगा। ठीक है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यूरिया का अनुभार हमें दिया गया। ठीक है, और जल का अनुभार हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं यूरिया का भार। तो यूरिया का जो भार हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना? देखिए 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम 6 ही डायरेक्टली लिख देंगे। अब यूरिया का अणुभार लिखेंगे जो हमें दिया गया है, यूरिया का अणुभार। देखिए सेम वही प्रोसेस है बट यहां पर थोड़ा समझना है, थोड़ा इजी तरीके से मैं यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो यूरिया का अणुभार कितना दिया गया है? ऊपर दिया गया है 60। अब यूरिया के मोलों की संख्या हम यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें भार बटा अणुभार करना होगा, तो ये 6/60 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6/60। इसको डिवाइड कीजिए तो 0.1 आ जाएगा हमारा, तो 0.1 हो गया यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं जल का भार और जल का अणुभार। ठीक है, यानी कि जल के मोलों की संख्या भी हमें निकालना होगा क्योंकि उसका भी मोल प्रभाज निकालना है। तो देखिए जल का भार हमें दिया गया है, जल का भार। अब जल का भार कितना होगा ये तो आपको पता चल गया होगा। देखिए 6% यूरिया है तो जो बाकी बचा 94 वो क्या होगा? जल का भार होगा, तो 94 हो गया। ठीक है, अब जल का अणुभार लिखते हैं, जल का अणुभार।
तो अणुभार कितना होता है जल का वो सभी को पता है, कितना होता है H2O, H का होगा 1 तो 2H है तो 2 और प्लस O का होगा 16 तो 16 + 2 = 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या निकालना है तो भार अपान अणुभार कर दीजिए। भार है 94, अणुभार है 18, इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको कट करेंगे तो लगभग 5.2 आएगा, आप कट करके देख लीजिए। तो ये हमारा जो जल के मोलों की संख्या आई वो 5.2 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, हम यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। ठीक है, जो आएगा उसको हम 1 से घटा देंगे, हमारा जल का मोल प्रभाज निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है, तो यूरिया का मोल प्रभाज कितना होगा, तो वही सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, अपान कर देंगे हम, अपान यूरिया और जल दोनों के लिख देंगे। ठीक है, नीचे क्योंकि दोनों का लिखना है तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, और प्लस जल के मोलों की संख्या H2O। ठीक है, के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे आपस में। तो यूरिया का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यूरिया के मोलों की संख्या क्या है, ऊपर हमें दिया गया है। ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 आया है, तो यहां पर कर देंगे ऊपर 0.1। ठीक है, अपान कर देंगे, देखिए यूरिया के मोलों की संख्या है 0.1 तो इसको 0.1 लिखेंगे, प्लस जल के मोलों की संख्या हमारी आई है 5.2 तो 5.2 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपल है, यहां पर 0.1 आपका ऊपर ऐसे ही रहेगा तो 0.1 यहां पर ऐसे रहने देंगे, अपान 0.1 प्लस 5.2 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 5.3। अब यहां पर एक काम करते हैं, देखिए पॉइंट एक अंक के बाद लगाए तो पॉइंट को कट कर देते हैं। अब ये आएगा 1/53, तो 1 को 53 से डिवाइड करेंगे या कट करेंगे इसको तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 0.0188। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, वो हमारा आ गया 0.0188। ठीक है, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको कट कर दीजिए, 0.0188। ठीक है, ये क्या आया हमारा यूरिया का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर लिख देंगे यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यूरिया का मोल प्रभाज 0.0188। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें दोनों का हमें निकालना था तो क्या करेंगे, हमें जल का भी मोल प्रभाज यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, वही क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था किसी विलयन में जो दो घटक होते हैं विलेय और विलायक, उनके जो मोल प्रभाज का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अगर निकालना है जल का मोल प्रभाज तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे जल का मोल प्रभाज। तो जल का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक में से जो हमारा यूरिया का मोल प्रभाज आया है इसको 1 से घटा देंगे तो 1 - 0.0188। ठीक है, तो 1 में से इतना हम घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 1 में से 0.0188 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.9812। ठीक है, ये आ जाएगा जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। ठीक है, ये हमारा जल का मोल प्रभाज आ गया 0.9812। और अगर आप लोग चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मैंने उसमें निकाला था, आप लोग क्या कीजिए, जल का मोल प्रभाज निकालना तो जल के मोलों की संख्या अपान जल प्लस यूरिया दोनों के मोलों की संख्या। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए लेकिन आंसर आपका इतना ही आएगा। और ये भी एक तरीका है कि अगर आपको किसी एक का मोल प्रभाज पता है और दूसरे का निकालना है उसी विलयन में तो आपको एक में से फर्स्ट
फर्स्ट वाले का मोल प्रभाज घटा देना है आपको, दूसरे का मोल प्रभाज आसानी से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल था, तो ये भी इसमें भी हमें मोल प्रभाज ही निकालना था। अब चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है जिसमें हमें कुछ दूसरा निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल जो हमारा है, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो देखिए तीसरा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको मोललता निकालना है जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो 20% है। ठीक है, कितना है 20% है, और जो जल की मात्रा है तो बाकी जो 20 में से बचा 80% वो जल की मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला होता है K2CO3। तो K2CO3 होता है तो हमें K का अणुभार दिया गया, C का दिया गया है, O का दिया गया है, तो हम K2CO3 का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट का भार लिखेंगे यहाँ पर, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का भार, तो देखिए इसका भार हमें कितना किया गया है 20%, यानी कि 20 ग्राम हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, 20 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम में से जो इसका भार है वो 20 ग्राम है, 20 ग्राम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका अणुभार निकाल लेंगे, तो K2CO3 या पोटेशियम कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, का अणुभार, तो इसका अणुभार अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो K2CO3 है, देखिए पोटेशियम 2 है तो 39 का 2 से गुणा कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 का 3, 16 3 48। ठीक है, इसको जब आप पूरे को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 138। ठीक है, 138 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, 138 आएगा। देखिए इसका हो जाएगा 39 का 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 78 आएगा। उसके बाद में 78 में से 12 आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 78 2 80 और 90 हो जाएगा। और इसका कितना जोड़ना है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 हैं। ठीक है, तो 16 का 3 से गुणा होगा 48, तो 138 हमारा आएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके मोलों की संख्या इसमें मोलों की संख्या आपको नहीं निकालना है। ठीक है, यानी कि इसके मोलों की संख्या निकालते हैं, क्या है K2CO3 के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वही सेम प्रोसेस, K2CO3 का भार, जिसके मोलों की संख्या निकालनी है उसका भार अपान उसका अणुभार। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे K2CO3 का अणुभार। ठीक है, तो भार अपान अणुभार कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर K2CO3 का भार कितना है 20 ग्राम, अणुभार कितना है 138 यानी कि 138 है, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.144, ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0.144। ये क्या आ गया हमारा K2CO3 के मोलों की संख्या, तो यहां पर लिख देंगे K2CO3 के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहां पर एक काम आपको और करना है, क्योंकि मोललता अगर आपको निकालनी है तो देखिए K2CO3 विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में। तो विलायक क्या है इसमें देखिए, अब चूंकि ये विलेय है K2CO3, इसकी मात्रा टोटल 20% है, तो विलायक जो होगा वो जल होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम निकालेंगे जल का भार, या आप लिख सकते हैं विलायक का भार। तो जल का भार कितना होगा इसको समझिए। तो देखिए टोटल जो आपका 100 है, ठीक है, 100 में से 20 ग्राम आपका निकल गया, क्या आपका विलेय निकल गया, यानी कि K2CO3, क्योंकि देखिए K2CO3 का भार कितना था 20%, तो 20% ये निकल गया। बाकी 100% में से 20% जब गया तो जो बचा वो हो जाएगा 80%, यानी कि 80 ग्राम आपका हो जाएगा जल का भार। ठीक है, यानी कि विलायक का भार, जल जो है इसमें विलायक है। अब यहां से हम मोललता निकाल सकते हैं। ठीक है, K2CO3 विलयन की मोललता, K2CO3 विलयन की मोललता। ठीक है, कि मोललता, ये
अब इसको हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या, देखिए इसकी मोललता आपको निकालनी है तो K2CO3 के मोलों की संख्या, K2CO3 के मोलों की संख्या, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अपान कर देंगे, अपान, ठीक है, अपान में क्या लिखेंगे, देखिए इसका जो विलायक का भार है, ठीक है, विलायक का भार कितना है इसको लिख देंगे, विलायक का भार, या आप लिख सकते हैं जल का भार, विलायक का भार, ठीक है, इंटू 1000 इंटू 1000। देखिए यहां पर जो विलायक का भार हमारा है वो ग्राम में है, ठीक है, तो अगर आप नीचे ग्राम में लिखते हैं तो आपको 1000 से गुणा करना होगा। अगर मान लीजिए आप नीचे किलोग्राम में लिखते हैं तो 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम मोललता निकाल लेंगे, मोलों की संख्या कितनी है, देखिए 0.144, ठीक है, अपान विलायक का भार कितना है 80, ठीक है, कितना है 80 है, तो मैंने नीचे 80 लिख दिया, इंटू 1000 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम, देखिए 0.144 का 1000 से गुणा करेंगे, देखिए 3 अंक जो है दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक बाद हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, अपान हो जाएगा 80, अपान कितना हो जाएगा 80। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 144 को 80 से तो हमारा जो आंसर आएगा एटलीस्ट, ठीक है, वो आएगा 1.8, तो ये हमारा आ जाएगा किसकी मोललता, K2CO3 की, तो ये हमारा हो जाएगा 1.8 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा K2CO3 की मोललता, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K2CO3 विलयन की मोललता, थोड़ा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, इसको आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये हमारी मोललता यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो देखिए अगर आपको परसेंटेज में दिया गया है, जैसे आपको क्या दिया गया था इसमें कि K2CO3 का जो भार है वो 20% है, तो 20% का मतलब 20 ग्राम, ठीक है, बाकी जो 80 बचता है वो विलायक होगा। तो ये था आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर से हमारे जो विलयन चैप्टर है, ठीक है, इससे 3 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो इसमें आता है वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल्स के लिए ही जाना जाता है, और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे 3 नंबर के 4 नंबर के, ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो तीनों मैंने बताया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के वीडियोज या बाकी के न्यूमेरिकल्स मैं आगे आपको बताता रहूंगा। तो आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।